हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 9वां है। यहाँ पर हम लोग शासक और इतिवृत्त इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। पार्ट 1 में हम लोगों ने मुगल शासन के संस्थापक और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा था। आज आपके पार्ट 2 की पहली हेडिंग होगी राजधानियां और दरबार। यहां पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे मुगल शासन के अंतर्गत इनके कौन कौन से राजधानी नगर बहुत ज्यादा प्रमुख रहे हैं। इनके राजधानी नगरों की बात करें तो मुगल साम्राज्य का ये हृदय स्थल बोले जाते थे, क्योंकि यहीं पर शासक का दरबार लगता था। बाबर से यहाँ स्टार्टिंग की गई है। बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबर भारतीय मूल का नहीं था, ये फरगाना का निवासी था और फरगाना में उज्बेकों के विद्रोह से परेशान होकर ये भारत की ओर भागा था। तो सबसे पहले इसी क्रम में ये काबुल पहुंचा है और काबुल से इसने 1526 में आगे की ओर प्रस्थान किया है और आगरा में लोदियों की राजधानी पर इसने अधिकार कर लिया है। क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है काफी ज्यादा कम रहा है, मात्र 4 वर्ष के लिए इसने शासन किया है और इन 4 वर्षों के दौरान भी इसने जमकर युद्ध लड़े हैं। तो एक स्थान पर यह रह नहीं पाया है, यानी इन 4 वर्षों के दौरान इसके राजसी दरबार जो हैं भिन्न भिन्न स्थान पर लगाए जाते रहे हैं। उसके बाद फिर इसके बेटा यानी हुमायूं का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है और हुमायूं ने 1530 से लेकर 40 तक शासन किया। फिर इसे भागना पड़ा और फिर 1555 से लेकर 56 के बीच में शासन किया और 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिर अकबर का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। देखिए, अकबर के शासन में स्थायित्व था, स्टेबिलिटी थी और अकबर चूंकि एक स्थान पर रहा है, तो एक स्थान पर जब कोई व्यक्ति लगातार रहेगा तो वहां पर कुछ इमारतों की, कुछ संरचनाओं का निर्माण भी करवाएगा। तो 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का फिर निर्माण करवाया है। आगरा के आसपास खदानें भी थी, लाल बलुआ पत्थर की उपलब्धता भी थी, तो यहाँ पर यह किला जो है आसानी से बनवाया जा सका है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बताया गया कि 70 के दशक में अकबर ने फिर से यहाँ पर हटने का फैसला लिया है और 1570 के दशक में इसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि फतेहपुर सीकरी उस मार्ग पर पड़ता था जो मार्ग ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर तक जाता था। इसका कारण, एक कारण यहां पर यह भी हो सकता है क्योंकि मुगलों के जो है चिश्ती सिलसिले के सूफी संतों के साथ काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने काफी उन्हें सम्मान भी दिया है। तो अकबर ने सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का मकबरा बनाने का आदेश भी दिया है और यहीं पर विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण भी करवाया है, जिसको बुलंद दरवाजा का नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजा जो है अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया है। 1585 में फिर से यहां से राजधानी को हटाना पड़ा है। 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी अकबर के समय में राजधानी 2 बार बदली गई है, एक बार आगरा से सीकरी, फिर सीकरी से लाहौर। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। तो आपका 24वां पॉइंट यहां पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था। इसी में सब पॉइंट, तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान रायसी दरबार भिन्न भिन्न स्थान पर लगाए जाते रहे। इसी में आगे 25वां पॉइंट आपका आएगा। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। यह आपका 25वां पॉइंट है। 25वें का पहला सब पॉइंट। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इसी में ही आगे यह स्थान या इसी में ही सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी में उसने एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। विराम, सीकरी या यह अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। ये पहला सब पॉइंट है।
अब इसी में सेकंड सब पॉइंट आप लोग लिखेंगे 25 में, अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। इसी में आगे थर्ड सब पॉइंट, विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार ब्रैकेट में बुलंद दरवाजा के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना था। गुजरात विजय इनकी कब हुई है? 1573 में हुई है। ब्रैकेट में चाहे आप लिख लेना, गुजरात में मुगल विजय ब्रैकेट में 1573 की याद दिलाना था। ये थर्ड सब पॉइंट है। इसका फोर्थ सब पॉइंट आप लोग लिखेंगे 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। ये अकबर के टाइम पीरियड की बात चल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अकबर के बाद जहांगीर का शासन आया है और जहांगीर में भी राजधानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जहांगीर के बाद फिर शाहजहां की स्टार्टिंग हो जाती है, तो शाहजहां ने फिर से यहां से अपनी राजधानी शिफ्ट की है। 1648 में दरबार, सेना व राजसी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। तो ये आपका 26वां पॉइंट है। इसमें आप लोग लिखेंगे 1648 में दरबार, सेना व राजसी खानदान आगरा से निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। जैसा कि नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, ये शाहजहां का टाइम पीरियड है और शाहजहां के टाइम पीरियड में ही दिल्ली के प्राचीन रहसी नगर में शाहजहानाबाद के रूप में एक नई आबादी या नया स्थान बसाया गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली का जो लाल किला है, जामा मस्जिद है, चांदी चौक का बाजार है, ये सब शाहजहां के पीरियड में बनाए गए हैं, तो इन्हें लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखिए, मुगल दरबार की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में बताया गया है। मुगल दरबार में शासक जो थे वो मुगल दरबार का केंद्र बिंदु थे और इस प्रकार राज सिंहासन अथवा तख्त था वहां पर, जिसने संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया। यानी वहां पर जो तख्त होता था वो तख्त भी जो है लोगों के लिए सम्मान का प्रतीक था, क्योंकि उस पर शासक बैठते थे। इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। सहस्राब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति, कांति मतलब प्रकाश, को सूर्य की कांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और कितना दूर बैठा है। इन दरबार में जैसे मान लीजिए ये राजा का सिंहासन है, तो इसके पास जो व्यक्ति बैठे होंगे वो राजा के खास होंगे और राजा से जो सबसे ज्यादा दूरी पर होंगे वो राजा से वैसे भी अपने संबंधों में भी दूरी पर होंगे। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं होती थी और ना ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। तो इनके दरबार में इनके सिंहासन के आसपास की जो स्थिति है वो बताई गई है। अब जैसे बताया गया है, अबुल फजल ने लिखा है, जब भी महामहिम अकबर दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता है। तो देखिए, यहां पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसी में आपकी सब एक हेडिंग बना देंगे मुगल दरबार के नाम से। हमने 26 पॉइंट लिख लिए हैं, अब आपका 27वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे दरबार का केंद्र बिंदु दरबार का केंद्र बिंदु राज सिंहासन अथवा तख्त था, जिसने संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था। इसी में पहला सब पॉइंट, दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और कितना दूर बैठा है। ये 27 का पहला सब पॉइंट है। और बाद बाकी जो कहानी है वो तो आप लोग जानते हैं, सम्मान में उठना पड़ता है और राजा के सम्मान में कोई दखल ना दे इसके लिए उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये बातें कॉमन सी बातें हैं। अब जैसे यहां पर कॉर्निस का जिक्र किया गया है। कॉर्निस जो है औपचारिक
अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सर झुकाते थे। आपने देखा होगा जो जोधा अकबर सीरियल आया था या और भी जो मुस्लिम सीरियल हैं उनमें दिखाया है, उसमें अभिवादन का तरीका होता है। जैसे हमारी हिंदू परंपरा में हम लोग चरण स्पर्श करते हैं या फिर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, तो यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर सलाम वाली परंपरा होती है और जो अपना दाहिना हाथ होता है उसको नीचे ले जाकर अपने माथे पर रखना होता है। तो वो परंपरा यहाँ बताइए कॉर्निश, जो कि औपचारिक अभिवादन का एक तरीका था, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे यहाँ बताया गया है कि दरबार में शिष्टाचार से संबंधित नियम बने हुए थे। कैसे बोलना है, कैसे आचरण करना है, एक दूसरे को कैसे संबोधित करना है, इन सब के शिष्टाचार के नियम बने हुए थे। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था और उस व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। इसके अलावा जो अभिवादन है, तो अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। तो ऑब्वियस सी बात है, दरबार में सबसे ज्यादा झुककर अभिवादन शासक या राजा के सामने ही किया जाएगा। तो यहां पर वही बात बताई गई है, जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। तो अभिवादन या आत्मनिवेदन का जो उच्चतम रूप था वो सिजदा था। सिजदा जिसे दंडवत लेटना बोलते हैं, दंडवत प्रणाम, तो इसको यहां पर सिजदा कहा गया है। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम तथा जमी बोसी यानी जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए। देखिए, चार तस्लीम का मतलब क्या है? जैसे आप अपना सीधा हाथ लेकर जमीन पर बैठ जाएं और उसकी जो हथेली है उसको ऊपर की तरफ रखें, यानी हथेली को जमीन से टच कर दें और उसको ऊपर की ओर रखें, और धीरे धीरे आप जमीन से खड़े हों और अपनी हथेली को लेकर अपने सिर के ऊपर टच कर लें, और यही प्रक्रिया आप 4 बार दोहराएं। तो ये तरीका चार तस्लीम कहलाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ भी है, अभिवादन का चार तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता है। इसमें तलहटी ऊपर की ओर रहती है। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है और तलहटी को सिर के ऊपर रखता है। ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती है। तस्लीम का शाब्दिक अर्थ आत्मनिवेदन है, यानी अभिवादन का ही एक तरीका है ये। अब देखिए, यही अपेक्षा राजदूतों से भी की जाती थी। जो दूर देशों से आने वाले राजनयिक राजदूत हैं उनसे भी अपेक्षा की जाती थी कि वो भी अभिवादन के इन्हीं तरीकों को फॉलो करेंगे। तो यहां पर अब हम लोग कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। 27 का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे, दरबार में शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। दरबार में शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। 27 का थर्ड सब पॉइंट, आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। चौथा सब पॉइंट, शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम तथा जमी बोसी या जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए। अब इसी में ही पांचवा सब पॉइंट, मुगल दरबार में आने वाले राजनयिक दूत भी आत्मनिवेदन के इन्हीं तरीकों का अनुसरण करते थे। मुगल दरबार में आने वाले राजनयिक दूत भी आत्मनिवेदन या अभिवादन के इन्हीं तरीकों का अनुसरण करते थे। तो आपने ये लिख लिया होगा। अब देखिए, यहां पर जो पहला अंग्रेज दूत आया है उसके बारे में बताया गया है। जेम्स प्रथम जो है ब्रिटेन के शासक हैं। तो जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत टॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया। टॉमस रो को इनका जो अभिवादन का तरीका था वो नहीं मालूम था, तो उसने उसी तरीके से अभिवादन किया जैसा अभिवादन वो वहां के शासक को करता, अपने देश के शासक को करता था। तो यहां पर आप इसी में ही अगला पॉइंट लिखेंगे, छठवां पॉइंट, जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत
जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत टॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया। तो आपको इससे पता चल गया कि यहां पर एक फैक्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज दूत कौन था, तो आप बता देंगे टॉमस रो था। अब देखिए थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे शब बारात के बारे में बताया गया है। शब बारात हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि है और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रार्थनाओं और आतिशबाजियों के खेल द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात मुसलमानों के लिए आगे आने वाले वर्ष का भाग्य निर्धारित होता है और पाप माफ कर दिए जाते हैं। तो ये जो त्यौहार है शब बारात के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बाद में देखेंगे। अब देखिए अकबर ने एक प्रक्रिया और स्टार्ट की थी जिसका नाम था झरोखा दर्शन। तो अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। तो यहां पर अब आप लोग देखिए यहां पर 28वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। झरोखा दर्शन में था क्या? ठीक है, जैसे शुरुआत सुबह का सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय के बाद शासक जो है बादशाह जो है अपनी कुछ धार्मिक प्रार्थनाएं की। इसके बाद वो पूर्व की ओर मुंह करके एक छोटा सा छज्जा होता जिसे झरोखा बोलते थे उस पर आता था और झरोखे के ऊपर आकर वहां बैठ जाता था। तो झरोखे के नीचे जो है पब्लिक खड़ी हो जाती थी जिसमें आम लोग जैसे शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चे ये सब बादशाह की झलक पाने के लिए वहां पर खड़े रहते थे। तो ऐसा माना जाता था कि बादशाह को देखने से हम लोग ईश्वर को देखकर एक हमें पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, वैसे ही ये दीन दरिद्र लोग जब अपने बादशाह को देखते थे तो इन्हें भी एक पॉजिटिविटी फील होती थी। तो इसीलिए यहां पर बताया गया कि अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। तो आपने 28वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए झरोखा के बाद शासक क्या करता था। तो बताया है कि झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन दीवाने आम में आता था और वहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते और वहां पर निवेदन करते थे। इसके बाद 2 घंटे बाद बादशाह दीवाने खास में इन निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। देखिए आप बड़े आराम से समझ सकते हैं दीवाने आम का मतलब है कॉमन सभा जिसमें सब लोग आ सकते हैं और दीवाने खास का मतलब है जिसमें राजा के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं वही शामिल होंगे। तो यहां पर गंभीर मुद्दों पर चिंतन, विचार विमर्श किया जाएगा। तो राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी कभी बादशाह जो है उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों के द्वारा बनाए हुए जो इमारतों के नक्शे हैं वो भी यहीं पर दीवाने खास में बैठकर देखते थे। तो ये बात भी यहां पर बोली गई है। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे 28 का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह सार्वजनिक सभा भवन यानी दीवाने आम में आता था और वहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते तथा निवेदन करते थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट 2 घंटे बाद बादशाह दीवाने खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा करता था। यह आपका 28 का सेकंड सब पॉइंट है। अब यहां पर मुगलों के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मुगलों ने न केवल इस्लामी त्योहारों को बल्कि हिंदुओं के त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद व शब बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत उठता था। यानी कहने का मतलब यह है कि मुगलों ने लगभग सभी त्यौहार मनाए हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों में कुछ त्यौहार ऐसे थे जो कि इनके मुख्य त्यौहार थे। तो मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाया करते थे।
सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन। देखिए आप लोग जैसा कि जानते हैं, हिजरी कैलेंडर जो है, इस्लामी हिजरी कैलेंडर जो है, वो चंद्र वर्ष की गणना पर आधारित है। तो इसकी जो तारीखें निकलेंगी वो सूर्य वर्ष की गणना पर जो तारीखें निकलती हैं उससे अलग होंगी। वहीं सूर्य वर्ष वाला जो कैलेंडर है ये भारतीय परंपराओं पर आधारित है। यानी कहने का मतलब ये है, शासक का जन्मदिन का जो दिन है, अगर उसकी गणना जो है सूर्य वर्ष के कैलेंडर के आधार पर करेंगे तो उसका दिन अलग होगा, और वहीं अगर हिजरी कैलेंडर के आधार पर, चंद्र वर्ष के आधार पर उसकी गणना की जाएगी तो उसका दिन अलग होगा। तो ऐसे करके शासक का जन्मदिन जो है साल में 2 बार मनाया जा रहा है, एक तो सूर्य वर्ष की गणना के आधार पर और दूसरा है चंद्र वर्ष कैलेंडर की गणना के आधार पर। और तीसरा त्यौहार इनका जो है वसंतागमन पर फारसी नववर्ष नौरोज है। फारसी नववर्ष नौरोज, तो ये 3 इनके प्रमुख त्यौहार हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका जिस दिन जन्मदिन होता था उस दिन एक रिवाज और अपनाई जाती थी जिसका नाम था जश्न वजन, अर्थात तुलादान समारोह। यानी तराजू में एक तरफ शासक को बिठाया जाता था और तराजू के दूसरे पलड़े में बहुमूल्य वस्तुओं से उसको तौला जाता था, और बाद में वो बहुमूल्य वस्तुएं जो हैं गरीबों में, यतीमों में बांट दी जाती थी। तो ये सब बातें आपको मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर अब आपका 29वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद, शब-ए-बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवित उठता था या जीवंत उठता था। इसी में सब पॉइंट, मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाया करते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन, और वसंतागमन पर फारसी नववर्ष नौरोज। तो आपका ये पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहां पर जन्मदिन की काउंटिंग एक दिन में कर लेंगे। एक दिन में काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि जन्मदिन का जो दिन है ये सूर्य वर्ष कैलेंडर के आधार पर और चंद्र वर्ष कैलेंडर के आधार पर अलग अलग दिन पड़ेगा। तो ऐसे करके 2 दिन हो जाएंगे ये। तो आपने यहां पर 29 का पहला सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जन्मदिन वाला जो वर्णन किया गया है, जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था तथा बाद में ये वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। तो ये आप यहां पर सेकंड सब पॉइंट करके आप लिख लेना कि जन्मदिन पर क्या गतिविधि होती थी। जन्मदिन पर जश्न वजन नाम की एक रिवाज अपनाई जाती थी, जिसके अंतर्गत शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था और बाद में वस्तुएं विभिन्न लोगों में बांट दी जाती थी। तो आप ये पूरा लाइन जो है यहां से लेकर यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसके अलावा ऊपर जो वर्णन किया गया है वो इनके शाही परिवारों में होने वाली शादियों का वर्णन किया गया है। तो यहां बताया गया है कि शाही परिवारों में जो विवाहों का आयोजन होता था ये काफी ज्यादा खर्चीला होता था। जैसे यहां पर दारा सिको और नादिरा की जो शादी है उसके बारे में बताया गया है कितना कितना इसमें खर्चा हुआ है। दारा सिको जो है आप लोग जानते होंगे शाहजहां का पुत्र था। 1633 में दारा सिको और नादिरा यानी राजकुमार परवेज की पुत्री के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निसाखानुमम द्वारा की गई। विवाह पर कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से और 16 लाख रुपए जहां आरा और शेष दुल्हन की मां के द्वारा दिए गए थे। ये सब विवरण जो है बादशाहनामा से लिया गया है। तो देखिए यहां पर जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो भी शादियां इस समय होती थी, शादियां इनकी ही नहीं किसी भी राजघराने की शादियां होती हैं, काफी धूमधाम से खर्चील तरीके से मनाई जाती हैं। तो ये बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे है पदवियां, उपहार और भेंट। इन लोगों ने कब कब अपनी पदवियां ग्रहण की हैं, कब कब उपहार या फिर भेंटें ये सब इनके चढ़ाई गई हैं, तो वो सब चीजें हम यहां पर देखेंगे। यहां पर बताया गया है कि राज्याभिषेक के समय अथवा किसी भी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। तो उनके जो उद्घोषक होते हैं, नकीब होते हैं, वो ढोल नगाड़े बजाकर सबको बताते थे कि आज ये पदवी धारण की गई है, और उसी दिन से जो मुगल सिक्के होते थे उन पर वो पदवी अंकित की जाती थी। यानी मुगल सिक्कों पर राजसी नयाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी होती थी। ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर अब आप लोग 30वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। इसी में सब पॉइंट, मुगल सिक्कों पर राजसी नयाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी होती थी।
इसके अलावा देखिए शासक ने तो पदवियां धारण की, अब जो मुगल राजतंत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे उन व्यक्तियों की भी प्रोन्नति वगैरह होती थी, उनको भी विभिन्न पदवियों से नवाजा जाता था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जा सकता था। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की जो पदवी है, इसका उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थीं अथवा इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, चैप्टर 8 में पढ़ा था। जैसे मीर खान की बात करें तो मीर खान ने अपने नाम के आगे अलिफ आ लगाने के लिए, इसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया। यानी पदवियां या तो अर्जित की जाती थी, फिर शासक की सेवा कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास पैसा है, जैसे आज के समय में होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है, तो उस पैसे के दम पर वो किसी ना किसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी था। तो यहां पर हम लोग अगला पॉइंट यहां पर लिखेंगे, 30वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे पदवियां, दरबार में पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी अथवा इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। ये आपका 30वां पॉइंट है। दरबार की बात हो रही है, दरबार में पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी अथवा इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। इसी में सब पॉइंट, दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जा सकता था। ये 30 का पहला सब पॉइंट है। अब इसी में उच्चतम मंत्रियों को, सेकंड सब पॉइंट, उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। इसी में थर्ड सब पॉइंट, औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। ये तो पदवियों की बात हो गई, यानी एक पदवी तो शासक ग्रहण कर रहा है और दूसरा जो वहां पर शासन में कार्यरत लोग हैं उनको भी प्रोन्नति के आधार पर या फिर कुछ पैसे देकर भी वो लोग पदवियां ग्रहण करते थे। तो हमने दोनों चीजें यहां पर देख ली हैं। अब इसके अलावा पुरस्कारों की बात करते हैं। पुरस्कार या सम्मान कौन कौन से दिए जाते थे। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा यानी खिल्लत भी शामिल था, जिसे पहले कभी ना कभी बादशाह द्वारा पहना गया हुआ होता था। इसलिए यह समझा जाता था कि वह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। सरप्पा, सरप्पा का मतलब है सर से लेकर पांव तक, एक अन्य उपहार था और इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे और बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट, पदम मुस्सा जिसे कहते हैं, यह भी उपहार में प्रदान करता था। इसके अलावा जो दरबारी लोग हैं ये अगर बादशाह के पास जाते थे ये कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे। वह या तो नज्र के रूप में थोड़ा सा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। यानी उपहार वगैरह, जो पुरस्कार वगैरह, ये शासक देते थे। शासक किसे? अपने दरबार में काम करने वाले या फिर दूर देश से आने वाले कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने शासक के लिए कोई ऐसा काम किया जिससे शासक को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य के लिए राज्य का नाम बहुत ऊंचा पहुंचाया हो, उसको शासक जो है उपहार या पुरस्कार दिया करते थे। तो यहां पर एक तो सम्मान का जामा है, खिल्लत भी शामिल था, जिसे कभी ना कभी बादशाह द्वारा पहना हुआ होता था। सम्मान का जामा का मतलब क्या है कि बादशाह ने कोई कपड़ा पहना है और वो कपड़ा पुरस्कार के रूप में शासक अपने किसी अधीनस्थ को दे दे, उसको सम्मान का जामा या फिर खिल्लत बोलते हैं। एक सरप्पा है, सरप्पा का मतलब है सर से लेकर पांव तक एक अन्य उपहार। तो इसके 3 हिस्से हैं, जामा, पगड़ी और पटका। तो जामा, पगड़ी और पटका जो सरप्पा, ये भी वही चीजें हैं जो कि शासक ने कभी पहनी थी और सम्मान के पूर्वक अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी को या अपने अधीनस्थ किसी मंत्री को दे दी थी, तो ये सरप्पा बोला जाता था। या फिर कोई विशिष्ट या खास परिस्थिति है और उसमें उपहार दिया है, तो ऐसे में बहुमूल्य जो आभूषण है वो देने का चलन था। तो यहां पर आप 31वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे पुरस्कारों में सम्मान का जामा ब्रैकेट में खिल्लत भी शामिल था, जिसे पहले कभी ना कभी
बादशाह द्वारा पहना गया हुआ होता था। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, सरप्पा एक अन्य उपहार था जिसके 3 हिस्से हुआ करते थे, जिसके 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। इसी में अगला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। इसी में थर्ड सब पॉइंट, बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह रत्न जड़ित गहनों वाला, या फिर पूरा लिख लेना, कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट, पदम मुरस्सा भी उपहार में प्रदान करता था। तो उपहार और पुरस्कार जो दिए जाते थे उनके बारे में यहां पर बताया गया है। अब देखिए, पगड़ी रखने वाला एक मुगलकालीन डिब्बा है जो कि आपके सामने चित्र में दिखाया गया है। अब इसके अलावा जो लोग, दरबारी लोग जो हैं, जो कि शासक से मिलने जा रहे हैं, वो उन्हें क्या देते होंगे, उनके बारे में भी हम लिख लेते हैं। तो यहां पर अब आप अगला पॉइंट लिखेंगे, 32वां पॉइंट। इसमें आप लिखेंगे, एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वह या तो नजर के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। यह आपका 32वां पॉइंट है। इसके अलावा राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। यानी जो भी राजनयिक दूत आते थे वो भी शासक के लिए बहुमूल्य उपहार या सम्मान के रूप में बहुमूल्य वस्तुएं शासक के सामने पेश करते थे। यहां पर टॉमस रो का विवरण दिया गया है। टॉमस रो को इस बात से बहुत निराशा हुई थी कि उसने आसफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी उसे केवल इसलिए वापस कर दी कि वह क्यों मात्र 400 रुपये मूल्य की थी। यानी कहने का मतलब यह है कि सस्ती वस्तुएं बादशाहों को, शासकों को नहीं दी जाती थी। अगर सस्ती वस्तुएं बादशाहों को, शासकों को या इनके वरिष्ठ मंत्रियों को दी जाती थी तो इन्हें ऐसा लगता था कि उनकी तौहीन हुई है, उनके सम्मान की तौहीन हुई है, उनका सम्मान नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर उसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि टॉमस रो ने एक मात्र 400 रुपये मूल्य की अंगूठी दी होगी, लेकिन उस समय जो आसफ खां है उसने उस अंगूठी को बाद में वापस कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक कॉस्टली नहीं थी। तो ऐसा भी यहाँ पे विवरण दिया गया है। अगली हेडिंग है आपकी शाही परिवार। तो शाही परिवार के अंतर्गत हम मुगल शासकों के परिवार को देखेंगे। एक शब्द आता है हरम। हरम के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। हरम में मुगलों की स्त्रियां और इनके बच्चे वगैरह इसमें रहते थे। तो जो हरम शब्द है ये फारसी से निकला है, जिसका तात्पर्य पवित्र स्थान। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उसके नजदीकी और दूर के रिश्तेदार, जिसमें माता, सौतेली और उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे आदि शामिल हैं, वह महिला परिचारिकाएं तथा गुलाम होते थे। तो 33वां पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लोग लिखेंगे, हरम शब्द फारसी से निकला है जिसका तात्पर्य पवित्र स्थान। इसी में पहला सब पॉइंट, हरम में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, कौमा, उसके नजदीकी और दूर के रिश्तेदार व महिला परिचारिकाएं तथा गुलाम होते थे। ये 33 का पहला सब पॉइंट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। तो लगभग सभी वर्गों में, चाहे वो मुस्लिम शासक वर्ग हो, हिंदू शासक वर्ग हो, या फिर उस समय का संभ्रांत वर्ग हो, हर किसी के पास एक से ज्यादा पत्नियां होती थी। तो बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो ये बात तो कॉमन सी बात है और ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे, मुगलों ने अपने जो विवाह संबंध हैं वो हिंदुओं में भी स्थापित किए हैं। राजपूत कुलों और मुगलों दोनों के लिए विवाह जो है राजनीतिक संबंध बनाने और मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका थे। क्योंकि जब मुगलों ने अपने संबंध हिंदुओं के साथ स्थापित किए तो उससे जनता का विश्वास उनमें बढ़ा और राजनीतिक संबंध भी इनके और ज़्यादा मजबूत हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मुगल जो थे बाहरी थे और शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप की बहुसंख्यक हिंदू जनता ने इनके ऊपर विश्वास व्यक्त नहीं किया था। लेकिन जब इनके विवाह संबंध
हिंदू शासकों के यहाँ स्थापित हो गए हैं तो भारतीय जनता का विश्वास भी इनमें बढ़ने लगा है। उन्हें भी लगने लगा है कि अब तो ये भारतीय मूल के ही हो गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता के यानी भाईचारे के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके हैं। ये बात भी यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर इसी में अगला पॉइंट आप लिखेंगे 33 का सेकंड सब पॉइंट, विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। ये 33 का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए इनकी पत्नियों और उपपत्नियों के बारे में बताया गया है। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां बेगमों और अन्य स्त्रियों अघा जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था में अंतर रखा जाता था। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी राजघराने से आने वाली स्त्री है, अगर उससे ये विवाह कर रहे हैं तो उसको बेगम बोलते थे, और कोई नॉर्मल स्त्री है जो किसी राजघराने से बिलोंग नहीं करती है उसको अघा के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा बताया गया कि मेहर के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अघाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था। इसके अलावा जो अघा के अलावा एक स्त्री और थी जिनको उपपत्नी का दर्जा दिया हुआ था, वो थी अगाचा। तो अगाचा की स्थिति जो थी राजतंत्र में सबसे ज्यादा दयनीय थी या निम्न थी। इन सभी को नगद मासिक भत्ता और अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह स्थायी नहीं था। यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां ना हो तो अघा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। यानी जो अघा या अगाचा वाली स्त्रियां हैं उनको भी बेगम का दर्जा दिया जा सकता था। शर्त यही थी कि उनमें से शासक की प्रिय कौन सी है, सबसे ज्यादा उनकी फेवरेट कौन सी है, उस आधार पर शासक उन्हें बेगम बना सकता था, बेगम का दर्जा उन्हें दे सकता था। तो यहां पर अब हम लोग 34वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियों ब्रैकेट में बेगमों और अन्य स्त्रियों ब्रैकेट में अघा में अंतर रखा जाता था। इसी में पहला सब पॉइंट, राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियों यानी अगाचा की स्थिति सबसे निम्न थी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, यदि पति की इच्छा हो तो अघा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। ये 34 का सेकंड सब पॉइंट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई बेगम सबसे ऊपर है, बेगम के नीचे अघा है, अघा के नीचे फिर आपकी अगाचा है। तो उसी के अनुसार इन्हें नगद मासिक भत्ता और उसी दर्जे के हिसाब से इन्हें उपहार वगैरह शासक देते होंगे। इसमें कॉमन सा लॉजिक है, लिखने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। इसके अलावा बताया गया कि पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुणता और बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। गुलाम हिजड़े, खास करके आपने टीवी सीरियल्स जो आए हैं मुगलों के ऊपर उनमें देखा होगा, इन्हें ख्वाजा सर बोलते थे। तो गुलाम हिजड़े परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। आपने अभी जो तमाम जोधा अकबर सीरियल वगैरह चले हैं और भी सीरियल जो अभी आ रहे हैं उनमें देखा भी होगा, तो गुलाम हिजड़ों वाली परंपरा जो है वो यहीं से निकली हुई है। तो यहां पर 35वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे गुलाम हिजड़े ब्रैकेट में ख्वाजा सर परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। अब देखिए मुगल काल में वैसे तो कॉमन महिलाओं की स्थिति देखें तो कॉमन महिलाएं जो थी यानी आम जन की जो महिलाएं थी उनकी स्थिति दयनीय थी। लेकिन मुगल शासक परिवार में जो शासकीय महिलाएं थी उनकी स्थिति स्ट्रांग थी। उनमें से भी कुछ स्त्रियों ने अपनी सामाजिक स्थिति को काफी स्ट्रांग कर लिया था और उनके हाथ में राजनीतिक शक्ति भी थी। तो बताया है यहाँ पर कि नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना स्टार्ट कर दिया। शाहजहां की पुत्रियों का वर्णन किया गया है।
शाहजहां की पुत्रियों, जिसमें जहां आरा का नाम आया है, जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, हमने यहां पे 35वां पॉइंट लिख लिया है, 36वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। चूंकि ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं तो साथ के साथ हम लिखवाते जा रहे हैं ताकि भूल ना जाएं। तो 36वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, शाहजहां की पुत्रियों, कोमा, जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। इसी में सब पॉइंट 35 का पहला सब पॉइंट, जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर से राजस्व प्राप्त होता था। इसके अलावा जहां आरा ने शाहजहां के किस किस काम में योगदान दिया है वो बताया है। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद, दिल्ली की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। यानी कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पर शासक परिवार की महिलाएं हैं वो शासकों की जो भी वास्तुकलात्मक संरचनाएं हैं उनके निर्माण में, उनकी परियोजनाओं में अपनी राय, अपना मत व्यक्त करती थी। तो इसी क्रम में यह बताया है कि शाहजहानाबाद का जो हृदय स्थल है चांदनी चौक, उसके निर्माण की रूपरेखा जो है जहां आरा के द्वारा बनाई गई थी। तो यहां पर आप सेकंड सब पॉइंट यहां पे लिखेंगे 35 का, शाहजहानाबाद ब्रैकेट में दिल्ली के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। ये 35 का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने साहित्यिक लेखन भी किया है। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। गुलबदन बेगम के बारे में बताया गया है कि गुलबदन बेगम जो है बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की फूफी, जिसको हम हिंदी में बुआ कहते हैं, तो ये अकबर की बुआ थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने अपनी फूफी से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया ताकि वो अपने पिता के बारे में और अच्छे से अकबरनामा में लिखवा सके। इसके अलावा देखिए, शाही महिलाओं की जो घर के झगड़े होते थे, खास करके शासक और उनके राजकुमारों के भी जो झगड़े होते थे, उनको सुलझाने में क्या भूमिका थी, इस पर भी गुलबदन ने बहुत ज्यादा लिखा है। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो यहां पर अब हम 36वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। उसने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की या पुस्तक लिखी। यह आपका 36वां पॉइंट है। देखिए, इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 समाप्त कर रहे हैं। चूंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और लंबा भी है, तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकें, आसानी से इसके नोट्स बना सकें, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो आपको अगला पार्ट इसका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो तब तक आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।